कभी सोचा है कि जब सेल लगती है और कीमतें गिरती हैं तो खरीदारी ज्यादा क्यों होती है? और क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आज हम अर्थशास्त्र के एक ऐसे ही बुनियादी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये है मांग और मांग की मात्रा के बीच का फर्क। तो चलिए इसे समझने के लिए एक सीधी सी परिस्थिति को देखते हैं। मान लीजिए कोई बाजार में है और सेब 60 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। वो 3 किलो खरीदने का फैसला करते हैं। अच्छा, तो अर्थशास्त्र की भाषा में इस एक खास खरीद को क्या कहेंगे? बस यही आज का हमारा मेन सवाल। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक अकेली तस्वीर और पूरी कहानी के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझना होगा। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है मांग की मात्रा, या जिसे अंग्रेजी में क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक तय दाम पर सामान की एक तय मात्रा। हमारे सेब वाले उदाहरण में मांग की मात्रा क्या हुई? बिल्कुल सही, ठीक 3 किलो। ये एक पक्का आंकड़ा है, एक सिंगल नंबर। और हाँ, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो मात्रा है ना, ये एक खास कीमत से जुड़ी हुई है, जो कि है 60 रुपए प्रति किलो। अगर कीमत बदलती तो ये आंकड़ा भी बदल जाता। अब यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, अगर हमें यह जानना हो कि अलग अलग कीमतों पर कितने सेब खरीदे जा सकते हैं, मतलब सिर्फ 60 रुपए पर नहीं, बल्कि 80, 100 या फिर 40 रुपए पर भी, तो बस इसी पूरे संबंध को, हर मुमकिन कीमत पर खरीदी जा सकने वाली मात्रा के पूरे सेट को अर्थशास्त्री मांग या डिमांड कहते हैं। ये कोई एक अकेली खरीद नहीं, बल्कि संभावनाओं की पूरी रेंज है। तो इसका मतलब मांग कोई एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी टेबल की तरह है। यहां देखिए, हम साफ साफ देख सकते हैं कि हर अलग कीमत पर मांग की मात्रा भी अलग है। 100 रुपए पर 1 किलो तो 20 रुपए पर 5 किलो। ये जो पूरी की पूरी टेबल है, यही मांग है। तो सबसे बड़ा फर्क यही हुआ, मांग की मात्रा एक अकेला बिंदु है, जबकि मांग पूरी कहानी है। एक अगर सिर्फ एक तस्वीर है तो दूसरी पूरी की पूरी फिल्म है। बहुत बढ़िया। तो अब जब ये दोनों शब्द साफ हो गए हैं, तो आइए उस बुनियादी नियम को समझते हैं जो इस पूरे संबंध को चलाता है। और वो है मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। ये कीमत और मांग की मात्रा के बीच एक उल्टे संबंध को दिखाता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो चीजें महंगी होती हैं तो लोग कम खरीदते हैं, और सस्ती होती हैं तो ज्यादा। हम इस नियम को अपने सेब वाले उदाहरण में काम करते हुए साफ साफ देख सकते हैं। जैसे जैसे कीमत नीचे जा रही है, लोग ज्यादा सेब खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल सहज लगता है ना? कॉमन सेंस वाली बात है। सेब खरीद रहे हैं, ये बिल्कुल सहज लगता है ना? कॉमन सेंस वाली बात है। तो सवाल उठता है कि ये उल्टा संबंध आखिर क्यों मौजूद है, और क्या ये नियम हमेशा हर हाल में सच होता है? चलिए पता करते हैं। इसके पीछे कुछ ठोस आर्थिक कारण हैं। पहला है आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। देखिए, जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमारी खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। उतने ही पैसों में हम या तो वो चीज ज्यादा खरीद सकते हैं या फिर बचे पैसों से कुछ और ले सकते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई उत्पाद सस्ता होता है तो वो अपने विकल्पों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो जाता है और लोग महंगी चीज छोड़कर उसे खरीदने लगते हैं। और जैसा कि ज्यादातर नियमों के साथ होता है, यहां भी कुछ बड़ी दिलचस्प स्थितियां हैं जहां ये नियम लागू ही नहीं होता। इनमें शामिल हैं गिफन वस्तुएं। ये कम आय वालों के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे बाजरा। अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो हो सकता है कि लोग बाकी महंगी चीजें छोड़कर पेट भरने के लिए इसे और ज्यादा खरीदें। वहीं दूसरी तरफ हैं वेबलिन वस्तुएं यानी लग्जरी आइटम्स। इनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है, ये उतना ही बड़ा स्टेटस सिंबल बनती हैं और इनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो इस फर्क को और इस नियम को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, असल दुनिया में इसका बहुत बहुत बड़ा असर होता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करती हैं से लेकर सरकारें टैक्स और सब्सिडी की नीतियां कैसे बनाती है तक, मांग का नियम हर जगह बाजार के विश्लेषण की नींव में होता है। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे एक सरल सा आर्थिक सिद्धांत हमारे चारों ओर की बाजार की दुनिया को हर रोज आकार देता है। तो अगली बार जब कोई कुछ खरीदता है तो याद रखें, वो सिर्फ सामान नहीं खरीद रहा, बल्कि मांग के नियम को हकीकत में बदल रहा है।